कभी सोचा है कि हमारे ब्रह्मांड का सबसे गहरा, सबसे बुनियादी नियम क्या हो सकता है? कोई ऐसा नियम जो हर चीज को चलाता हो, सितारों के जलने से लेकर हमारे सोचने और जीने तक। ये एक ऐसी पहेली है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों को उलझाए रखा है और आज हम इसे सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं। चलिए एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से शुरू करते हैं, पर यह दिखने में जितना आसान है, असल में उतना है नहीं। सवाल है, पृथ्वी को सूर्य से क्या मिलता है? ज्यादातर लोग कहेंगे ऊर्जा, और वो गलत भी नहीं है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। हाँ, हमें सूरज से ऊर्जा मिलती है, तो फिर पृथ्वी वापस अंतरिक्ष में कितनी ऊर्जा भेजती होगी? 50%, 70%? नहीं, पूरी की पूरी 100%, एक भी जूल कम नहीं। जरा सोचिए, अगर ऐसा न होता तो हमारा ग्रह तो कब का उबलकर भाप बन चुका होता। तो असली पहेली यहीं से शुरू होती है। अगर आने वाली और जाने वाली ऊर्जा बिल्कुल बराबर है, तो फिर सूरज का असली तोहफा क्या है? आखिर वो हमें ऐसा क्या दे रहा है जिससे यहाँ जिंदगी चल रही है? यही वो सवाल है जिसे हम आज मिलकर सुलझाएंगे। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। कल्पना कीजिए, 19वीं सदी का फ्रांस। भाप के इंजन औद्योगिक क्रांति को रफ्तार दे रहे थे, और वहीं एक युवा इंजीनियर था, सैंडी कार्नोट, जो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इन विशाल धुआं उगलते इंजनों से ज्यादा काम कैसे लिया जाए। कार्नोट ने एक परफेक्ट, एक आदर्श इंजन की कल्पना की। चलिए इसे धीरे धीरे समझते हैं। पहला कदम, गैस को गर्म किया जाता है, वो फैलती है और पिस्टन को धक्का देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पतीले में पानी उबलने पर ढक्कन ऊपर उठता है। दूसरा कदम, अब ये गैस बिना और गर्मी लिए खुद से फैलती है और ऐसा करते हुए ठंडी हो जाती है। तीसरा कदम, अब पिस्टन गैस को दबाता है और इस प्रोसेस में कुछ गर्मी बाहर निकल जाती है। और आखिर में चौथा कदम, गैस को और दबाया जाता है जिससे वो वापस अपनी शुरुआती गर्म हालत में पहुंच जाती है और ये साइकिल दोबारा शुरू होने के लिए तैयार है। लेकिन यहीं पर कार्नोट ने एक चौंकाने वाली खोज की। उन्हें एहसास हुआ कि उस साइकिल को पूरा करने के लिए इंजन को हमेशा कुछ गर्मी बाहर फेंकनी पड़ती है, वो गर्मी जो बेकार चली जाती है। इसका मतलब था कि 100% एफिशिएंसी असंभव है। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। मतलब कोई भी इंजन, चाहे वो कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, हमेशा कुछ ऊर्जा बर्बाद करेगा ही करेगा। ये प्रकृति का एक मूलभूत नियम था। कई दशकों बाद एक और वैज्ञानिक, रुडोल्फ क्लासियस, कार्नोट के काम से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि ये बेकार गर्मी सिर्फ इंजनों की समस्या नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छिपा है। उन्होंने ऊर्जा के इस रहस्यमयी फैलने को एक नाम दिया, एंट्रोपी। तो क्या है ये एंट्रोपी? अक्सर इसे अव्यवस्था या केओस कह दिया जाता है, पर इसका असली मतलब कहीं ज्यादा सरल और गहरा है। इसे ऐसे सोचिए, जैसे एक ग्लास पानी में स्याही की एक बूंद डाली जाए। वो बूंद एक जगह नहीं रहेगी, है ना? वो धीरे धीरे पूरे पानी में फैल जाएगी, जब तक कि पूरा पानी हल्का नीला ना हो जाए। एंट्रोपी बस यही है, ऊर्जा के फैलने की ये प्राकृतिक, न रोकी जा सकने वाली प्रवृत्ति। क्लॉसियस ने इन आइडियाज को 2 नियमों में बांध दिया। पहला नियम तो सीधा सा है, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, वो बस अपना रूप बदलती है। लेकिन दूसरा नियम सब कुछ बदल देता है। ये कहता है कि ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, यानी चीजें हमेशा फैलती हैं, बिखरती हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? भौतिकी के ज्यादातर नियम तो दोनों दिशाओं में काम करते हैं। एक वीडियो को आगे और पीछे दोनों तरफ चलाया जा सकता है। लेकिन एंट्रोपी, ये एक तरफा सड़क है। स्याही पानी में फैलती है, लेकिन कभी भी खुद से वापस एक बूंद में इकट्ठा नहीं होती। ये समय का एक तीर बनाती है जो सिर्फ भविष्य की ओर इशारा करता है। ऐसा क्यों? इसका जवाब दिया लुडविग बोल्ट्जमान ने, और ये जवाब आश्चर्यजनक रूप से सरल है। ये सब बस संभावना का खेल है। एक रूबिक क्यूब के बारे में सोचिए। उसे हल करने का सिर्फ एक तरीका है, लेकिन उसे उलझाने के खरबों तरीके हैं। अगर आप एक क्यूब को हवा में उछालें, तो क्या संभावना है कि वो हल होकर गिरेगा? लगभग 0। संभावना हमेशा अव्यवस्था के पक्ष में होती है। ये कोई रहस्यमयी ताकत नहीं है, ये सिर्फ आंकड़े हैं। सोचिए, एक बॉक्स में 10 सिक्के हैं। क्या संभावना है कि सभी 10 सिक्के हेड्स पर गिरेंगे? बहुत कम। लेकिन 5 हेड्स और 5 टेल्स गिरने की संभावना कहीं ज्यादा है। ऊर्जा के अणु भी ठीक ऐसे ही व्यवहार करते हैं। उनके लिए फैले रहना, एक जगह केंद्रित रहने की तुलना में कहीं ज्यादा संभावित है।
तो सिस्टम स्वाभाविक रूप से कम संभावना वाली व्यवस्थित अवस्था से ज्यादा संभावना वाली अव्यवस्थित अवस्था की ओर चले जाते हैं। तो अब जब हम ऊर्जा के फैलने के सार्वभौमिक नियम को समझ गए हैं, तो चलिए अपनी शुरुआती पहेली पर वापस चलते हैं। अगर पृथ्वी उतनी ही ऊर्जा वापस भेज देती है जितनी उसे मिलती है, तो सूर्य हमें दे क्या रहा है? तो ये है सूर्य का असली तोहफा। ये ऊर्जा नहीं है, बल्कि निम्न एंट्रोपी है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा बहुत केंद्रित होती है, एक कीमती हाई एनर्जी वाले फोटोन के पैकेट की तरह। पृथ्वी इस एक पैकेट का इस्तेमाल करती है और फिर उतनी ही ऊर्जा वापस अंतरिक्ष में भेजती है, लेकिन 20 बिखरे हुए कम ऊर्जा वाले फोटोन के रूप में। ऊर्जा की कुल मात्रा वही रहती है, लेकिन उसका बिखराव यानी एंट्रोपी बढ़ जाती है। और इसी एंट्रोपी के अंतर में जीवन पनपता है। हम सभी, पेड़ पौधों से लेकर इंसानों तक, अनिवार्य रूप से एंट्रोपी बढ़ाने वाली मशीनें हैं। हम सूर्य से आने वाली इस शानदार व्यवस्थित ऊर्जा को लेते हैं, उसका इस्तेमाल अपने जटिल शरीर को बनाने और चलाने के लिए करते हैं, और फिर उसे गर्मी के रूप में बिखेर देते हैं, जिससे ब्रह्मांड की कुल अव्यवस्था बढ़ती है। एक तरह से जीवन ब्रह्मांड का एंट्रोपी बढ़ाने का सबसे सुंदर और जटिल तरीका है। अब इस एक आइडिया को लेते हैं और इसे सबसे बड़े पैमाने पर लागू करते हैं, पूरे ब्रह्मांड के इतिहास और भविष्य पर। अगर एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अतीत में ये कम थी, बहुत ज्यादा कम। बिग बैंग के समय हमारा ब्रह्मांड अपनी सबसे कम एंट्रोपी वाली अवस्था में था। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? हम सोचते हैं कि एक समान होना अव्यवस्थित है, लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण की बात आती है, तो एक समान फैलाव ही सबसे व्यवस्थित अवस्था है। गुरुत्वाकर्षण तो चीजों को एक साथ खींचकर झुंड बनाना चाहता है। तो एक ऐसा ब्रह्मांड जहां सब कुछ पूरी तरह से फैला हुआ है, वो एक बहुत ही दुर्लभ कम एंट्रोपी वाली शुरुआत है। तो हमारे ब्रह्मांड की पूरी कहानी एंट्रोपी की कहानी है। एक अविश्वसनीय रूप से व्यवस्थित कम एंट्रोपी वाली शुरुआत से हम एक उच्च एंट्रोपी वाले अंत की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे हीट डेथ कहा जाता है। एक ऐसा समय जब ऊर्जा इतनी फैल जाएगी कि कुछ भी दिलचस्प नहीं हो पाएगा। तारे, आकाशगंगाएं, जीवन, ये सब इस महान ब्रह्मांडीय यात्रा का एक सुंदर लेकिन क्षणिक हिस्सा है। तो क्या हमें इस अंत से निराश होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। चाय में दूध मिलाने के बारे में सोचिए। शुरुआत में दूध और चाय अलग अलग है, ये एक सरल अवस्था है। अंत में वे पूरी तरह से मिल जाते हैं, ये भी एक सरल अवस्था है। असली सुंदरता, असली जटिलता तो बीच में है, जब दूध चाय में घूमता हुआ सुंदर पैटर्न बनाता है। हम ब्रह्मांड के इतिहास के उसी सुनहरे जटिल दौर में रहते हैं। साधारण शुरुआत और साधारण अंत के बीच ये जटिल, सुंदर और अराजक वर्तमान है, और यही वो जगह है जहां हम हैं। तो अगली बार जब सूरज को उगते हुए देखें, तो याद रखें कि आप सिर्फ ऊर्जा नहीं देख रहे हैं, आप कम एंट्रोपी का एक अद्भुत तोहफा देख रहे हैं। एक ऐसा तोहफा जो इस ब्रह्मांड में हमारे अस्तित्व को संभव बनाता है।